রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में करीब 6 दशक से सुपर एक्टिव नेता। ममता की राजनीति में संसद और सड़क का अंतर मिट जाता है। वो सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसी आक्रामक रहती हैं और इसीलिए उनको राजनीति में स्ट्रीट फाइटर के नाम से जानते हैं। ऐसा नेता जो मुद्दे के लिए सड़क पर जितनी तल्खी से लड़ता है, संसद के भीतर भी उतनी ही शिद्दत और मेहनत से सक्रिय रहता है। भारत की राजनीति में रुचि रखने वालों की याद में ममता बनर्जी के ऐसे कई चित्र जरूर सामने होंगे या उभर रहे होंगे। 29 की उम्र में सांसद, 36 की उम्र में केंद्र में राज्य मंत्री, 42 की उम्र में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, 44 की उम्र में केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर और 56 की उम्र में मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। 27 साल में फर्श से अर्श पर पहुंच गई, कार्यकर्ता से नेता बन गई। ममता बनर्जी ऐसा राजनीतिक करिश्मा कैसे कर सकी, इसे समझने की एक कोशिश हमने की है। इसे ही नाम दिया है हमने, ममता एक स्ट्रीट फाइटर। রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। আমাদের সবুজ বিপ্লবের গর্ব, ওদের পরের দিন শূন্য, বাংলাকে করুন পূর্ণ। আমি এখনো চিফ মিনিস্টার আছি, আগামী দিনও মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছায় দোয়ায় থাকবো। বাংলার মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি, এ মাটি সকলকে গ্রহণ করে, বর্জন করে না। दिल्ली में देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। यह संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें बाहर से समर्थन दिया था और यही वो वजह थी जिसने ममता बनर्जी को उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां से उनके दिग्गज नेता बनने का सफर शुरू होता है। আমার গর্ব যে আমি এই মাটিতে জন্মেছি, কারণ আমরা ছোটবেলায় জন্মে থেকে মা বলতে শিখেছি নিজের ভাষায়, সারে জাহাं से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि कोई लोग तो कफन को डरते हैं और हम कफन को डरते नहीं हैं, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव हुए, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ा दल बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर सके। उसके बाद संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाने का दावा किया। देवगौड़ा उसके नेता बने। इस संयुक्त मोर्चा में लेफ्ट दल भी शामिल थे। कांग्रेस ने ऐसे गठबंधन को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी तब दक्षिण कोलकाता से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद चुनी गई थी। वो लेफ्ट फ्रंट से लड़कर ही संसद पहुंची थी। ममता की पूरी पॉलिटिक्स एंटी लेफ्ट थी। ममता बनर्जी ने देवगौड़ा को लेफ्ट दलों वाली सरकार के कांग्रेसी समर्थन का विरोध किया, कांग्रेस को मना किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उस समय कांग्रेस चला रहे थे सीताराम केसरी। कांग्रेस में दूसरा प्रमुख नाम था नरसिम्हा राव, जो कि 5 साल तक केंद्र में अल्पमत की सरकार चलाकर ताजा पूर्व प्रधानमंत्री बने थे। इन दोनों ने ममता की बात पर ध्यान नहीं दिया। ममता गुस्सा हो गई, बागी हो गई। बात 1996 के जून जुलाई की है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े थे। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था और वो सदन में वेल में आकर के धरने पर बैठ गई थी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस सरकार का वो विरोध कर रही थी, उसी सरकार को उनकी पार्टी का समर्थन था। फिर 1997 में रेल बजट पेश हुआ। ममता बनर्जी रेल बजट से असंतुष्ट थी। उस वक्त रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। उन्होंने अपना शॉल उतार करके रामविलास पासवान की तरफ फेंका। वो सदन के अंदर भी सड़क का विरोध करना नहीं भूली। वो अपने विरोधियों से स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ती रही हैं। The due discharge of my duty as Prime Minister. केंद्र में देवगौड़ा के बाद आईके गुजराल प्रधानमंत्री बने। इनको भी कांग्रेस का समर्थन था।
लेकिन बाद में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। सरकार को समर्थन न देने की ममता वाली मांग पर कांग्रेस आई, लेकिन कारण कुछ और बना। वजह बनी जैन कमीशन की रिपोर्ट, जो कि राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए बना था। कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके की भूमिका को संदिग्ध बताया गया। कांग्रेस ने गुजराल से कहा कि डीएमके को सरकार से हटाओ। प्रधानमंत्री गुजराल ने मना कर दिया। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। देश नए चुनाव के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस में अपने महत्व की लड़ाई लड़ रही थी। ममता बनर्जी वामपंथ के खिलाफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स के लेवल पर उतरना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की सोच कुछ और ही थी। ममता बनर्जी शायद ये महसूस कर रही थी कि 35 साल से पश्चिम बंगाल पर काबिज वामपंथ के अंतिम दिन करीब हैं। ममता की पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेफ्ट फ्रंट के विरोध में हुई थी। वो उसके सिस्टम को जड़ से पहचानती थी। ममता परिवर्तन का मुंह कांग्रेस के लिए मोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके लिए एक ऐसा सिस्टम जरूरी था जो ममता बनर्जी के मुताबिक चले। लेकिन केंद्र में इसी दौरान नए तरह की राजनीति जमीन पकड़ रही थी। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ा दल थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, तो सबको लगा कि लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ रखना चाहिए ताकि अकेले दम पर बहुमत ना मिले तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साथियों के साथ सरकार बना लें। इसलिए कांग्रेस आला कमान लेफ्ट के खिलाफ खुलकर नहीं आ रहा था। 21 दिसंबर 1997 में सीताराम केसरी ने ममता बनर्जी को कथित अनुशासनहीनता का दंड दे दिया। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इधर कांग्रेस ने निलंबित किया, उधर ममता ने नई पार्टी का दावा ठोक दिया। The Trinamool is the original Congress one, and Trinamool Congress will fight, and I will also fight from the Trinamool symbol. ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में अपना दम दिखाना शुरू कर दिया था, जिसका आगाज ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के समानांतर अधिवेशन करके दिया था। 23/12/1997 में प्रदेश बीजेपी ने बड़ी बैठक कर ममता की ओर अपना हाथ बढ़ाया। समता पार्टी ने भी ममता के साथ गठजोड़ की पहल की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के में ममता जी के प्रति सद्भाव है, सम्मान है। अब उनके साथ हमारी जरूर बातचीत होगी और हम ये समझते हैं कि अच्छा समझौता होना चाहिए। It is the death spell of Sitaram Kesri, and it is the death spell of everybody who are now deciding factors of Congress, so-called Congress. 29/12/1997 ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी रैली की, जिस 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया गया, जिसमें ममता को कांग्रेस के अजीत पांजा और कृष्णा बोस ने ज्वाइन किया और रैली में मणिशंकर अय्यर भी शामिल हुए थे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया है। मैंने ऐसा जोश पहले कभी नहीं देखा। मैंने तमिलनाडु में टीएमसी को नकार दिया और बंगाल में टीएमसी से जुड़ गया हूँ। 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी को उनकी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल गया। घास के बीच 2 फूल। 1998 में संसदीय चुनाव का ऐलान हो गया। टीएन शेषन, एमएस गिल ने देश को नए चुनावों की तारीखें बताई। 16, 22 और 28 फरवरी को नई लोकसभा के लिए मतदान हुए। नतीजे आए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल था। गठबंधन की सरकार बनी। ममता बनर्जी की टीएमसी के 7 सांसद जीते थे। उन्हें भी एनडीए में शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन ममता ने अपनी अलग पहचान पर जोर दिया। संसद में उनका तेवर स्ट्रीट फाइटर वाला ही रहा। 9/6/1998 पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार के अधीन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। सबूत के तौर पर पेपर और वीडियो टेप लेकर आई थी। ममता ने समूचे विपक्ष से समर्थन की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बड़े नेता सदन में मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने कहा कि लेफ्ट के शासन में महिला प्रत्याशियों की नग्न परेड करवा दी जाती है।
Nothing will go on record except कुमारी ममता बनर्जी। जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। संसद के भीतर ज्योति बसु को लोकतंत्र का हत्यारा कह दिया। इसके बाद भी ममता चिल्लाती रही। फिर उन्होंने अपने दल के बाकी सांसदों को इशारा किया तो सुदीप बंदोपाध्याय और अजीत पांजा स्पीकर के आसन के नीचे पहुंच गए। बाल योगी स्पीकर थे, सामने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे। मदन लाल खुराना ने दखल दिया तो सुदीप और अजीत पांजा वापस अपनी सीट की ओर चले गए, लेकिन ममता ने अकेले पूरे सदन को हिला दिया था। यही उनकी शैली है, यही उनका स्टाइल है जो इमोशन से भरपूर होता है। ममता सत्ता में रहे या विपक्ष में, तेवर नहीं बदलता। वक्त के साथ ममता बनर्जी की राजनीति का तेवर और कलेवर बदल रहा था। राज्य में उनकी टक्कर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों से थी, साथ देने वाला कोई नहीं था। ममता लगातार यही सोच रही थी कि लेफ्ट को जमीन से मिटाने का समीकरण क्या हो सकता है। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। अब ममता को समझ में आ रहा था कि बिना किसी बड़े दल को साथ लिए लेफ्ट और कांग्रेस से लड़ना मुश्किल है। ताकतवर दलों की लीग में बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस और लेफ्ट की कट्टर दुश्मन थी। ममता के लिए अच्छी बात यह थी कि एनडीए अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में जी जान से लगा था, क्योंकि भारतीय राजनीति में बीजेपी को अछूत का दर्जा मिला हुआ है। कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं था। अब ममता ने अपनी रणनीति को बदलना शुरू कर दिया। मार्च 1998 में कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी ने संभाल ली थी। आपके साथ कांग्रेस अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करेंगे। ममता को कांग्रेस से निकालने वाले सीताराम केसरी नेपथ्य में जा चुके थे। 1999 में सोनिया गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता शरद पवार, पीएस संगमा ने किनारा कर राष्ट्रवादी कांग्रेस बना ली थी। बीजेपी मजबूत हो रही थी, कांग्रेस पहले की अपेक्षा कमजोर। 17 अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 13 महीने बाद एक बार फिर विवाद की वजह सरकार में डीएमके बना। जयललिता की एआईडीएमके ने शर्त रख दी कि मंत्रिमंडल से डीएमके के मंत्री हटाओ। बात नहीं बनी तो जयललिता ने समर्थन खींच लिया। सदन में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार केवल 1 वोट से हार गई। मई से जुलाई के बीच करगिल युद्ध भी हो गया। सितंबर अक्टूबर 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। ममता बनर्जी ने बोल्ड फैसला लिया। अपने परंपरागत वोटर की पसंद से पलट उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। पहली बार सीमित लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई थी। ममता की लोकसभा उनमें से एक थी। ममता बनर्जी हूँ। हर कैंडिडेट को एक क्षेत्र कहने पड़ते हैं, लेकिन मेरे को सारा बंगाल घूमने का बाद तो भी मौका मिला है अपना घर में आने के लिए। मिशन है जुड़ापुन, जो 2 नंबर में है। एक हरा लाइट जलेगा और 2 नंबर बटन दबाने से एक आवाज होगा, उसका मतलब ऐसा माफिक वोट होगा। आप मेहरबानी करके देख लीजिए। लोकसभा के नतीजे आए। देश में एनडीए को बहुमत मिला। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीट जीत ली। उन्हें 26% वोट मिले। बीजेपी का वोट 11% था, लेकिन सीट केवल 2। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को क्लियर कट नुकसान हुआ था। ममता की सोलो पॉलिटिक्स के शुरुआती रुझान बहुत तीखे थे। আমি মমতা ব্যানার্জি লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করি। परिणाम, ममता बनर्जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी। देश की पहली महिला रेल मंत्री का दर्जा मिला। ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ममता बनर्जी 13 अक्टूबर 1999 से 15 मार्च 2001 तक रेल मंत्री रही। इस बीच उन्होंने 2 बार रेल बजट पेश किया। मंत्रालय में भी उनका स्टाइल स्ट्रीट फाइटर वाला ही रहा।
I know that 5% members, they along with that 10 people, 15 people, they go to the Rajdhani Express and the other express, sir. उनकी योजनाओं, ट्रेन और लाइन एलोकेशन में भी ममता की स्ट्रीट फाइटर शैली दिखी। ट्रेन में कम टिकट के साथ ज्यादा समर्थक लेकर चलने वाले सांसदों को संसद में खुलेआम घेर लिया था। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से अक्सर भिड़ंत की खबरें आती रहती। And I think, sir, everybody should cooperate. That passengers in cases of fall, not property, not the security. And that's why if house is vacant, I can bring the bill. I can bring the bill. If let the house pass it, because लेकिन 2001 में मंत्रिमंडल संतुलन में ममता का मंत्रालय बिहार के नीतीश कुमार को दे दिया गया। नतीजा, ममता ने मंत्री पद छोड़ दिया। ममता की पॉलिटिक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी और सरप्राइज बहुत ज्यादा है। यही वो वजह है जो ममता बनर्जी को अलग बनाती है और उनके विरोधी भी नहीं समझ सकते हैं कि वो किसी खास सिचुएशन में क्या फैसला लेगी, और यही ममता बनर्जी को दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। 1998 में पार्टी बनाते के साथ ही ममता के 7 सांसद जीत कर आते हैं, लेकिन 1999 में ममता ने लेफ्ट की भीड़ में पाला बदला और 1999 में उनके 8 सांसद जीत कर आते हैं और वो एनडीए का दामन थामती है। 2001 में ममता बनर्जी ने जब मंत्रिमंडल छोड़ा तो वो सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन की आवाज़ बन गई। सरकार में रहकर वो सरकार का विरोध करने लगी, लेकिन उन्होंने राजनीति की इस परिभाषा को बदल दिया और जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता छोड़ी तो पश्चिम बंगाल का चुनाव उनका इंतजार कर रहा था। वर्ष 2000 में ममता बनर्जी ने एक बड़ा धमाका किया था। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लेफ्ट को हरा दिया। पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगी तैयार किए। तृणमूल कांग्रेस की युवा छात्र शाखाओं को डेवलप किया। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरबन इलाके में दक्षिण बंगाल में विशेष प्रभाव बनाया। 2001 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गए। यहां ममता बनर्जी ने एक बार फिर दांव पलटा। अब की बार विधानसभा चुनाव के लिए उसी कांग्रेस से दोस्ती कर ली जिसे छोड़कर ठीक 3 साल पहले ममता ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई थी और राज्य विधानसभा में एनडीए का साथ छोड़ दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत क्रिकेट के T20 स्टाइल में की थी, धुआंधार। उन्होंने पहले ही चुनाव से धुरंधर बल्लेबाज की छवि बना ली। 3 साल के भीतर 2 लोकसभा चुनाव का सामना किया, एक बार 7 और दूसरी बार 8 सांसद जितवाए। केंद्र में विपक्ष और सरकार दोनों का हिस्सा बनी। शहरी निकाय के चुनाव में भी लेफ्ट को धूल चटाकर इतिहास रच दिया। लेकिन 3 साल खत्म होते होते ममता बनर्जी के सामने असली अग्नि परीक्षा आ गई। 2001 में वेस्ट बंगाल विधानसभा के चुनाव होने थे। अब ममता बनर्जी के सामने 294 सीट की चुनौती थी। ममता बनर्जी ने यहां पर अपनी पहचान को लेकर बड़ा हैरान करने वाला राजनीतिक प्रयोग किया। नतीजा भी बड़ा ही सरप्राइजिंग था। 2001 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी 3 पहचान के साथ वोटर के सामने आई। तृणमूल कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ करार किया। इसे बांग्ला बचाओ फ्रंट नाम दिया। इसमें 226 सीट पर टीएमसी, 60 सीट पर कांग्रेस, 5 सीट पर जेएमएम और 5 पर जीएनएलएफ चुनाव लड़ी। वाम मोर्चा 294 सीट पर उतरा। ममता बनर्जी को 30% वोट और 60 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को 8% वोट, 26 सीट मिली। बीजेपी को 11% वोट और 4 सीट मिली। वाम मोर्चा 49% वोट और 199 सीट के साथ सरकार बनाने में सफल रहा। 25 साल से पश्चिम बंगाल में काबिज वाम मोर्चे को ममता बनर्जी ने कड़ी टक्कर दी थी। अभी भी किसी को एहसास नहीं था कि 10 साल बाद ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट की सत्ता का अंत कर देंगी। ममता बनर्जी ने इस चुनाव में महीन चालाकी की। 1999 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ी थी। 2000 तक वो केंद्र में एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी। सरकार छोड़ते वक्त ममता को पता था कि अब वे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का सामना करेंगी, पर उन्होंने कभी भी और कहीं भी खुलकर ये बात नहीं कहा कि अब टीएमसी बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि टीएमसी ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। लेफ्ट फ्रंट ने चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हुए दावा किया कि ऐसा करके ममता बनर्जी ने
अपने वोट बैंक में लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों मतदाताओं को घेर लिया था। ऐसे हाइब्रिड वोट बैंक से ममता बनर्जी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में छक्का जड़ दिया था। ममता बनर्जी अभी भी सांसद थीं। उन्होंने अपना प्रोजेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखा। वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ती तो दिल्ली पहुंचते ही राइट विंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती थी। इस तरह से ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में बनी रहती। 2002 के गुजरात दंगे हुए। ममता बनर्जी ने इन्हें आधार बनाकर बीजेपी का जमकर विरोध किया, क्योंकि ममता चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से जुड़े बंगाली भाषी मुस्लिम मतदाता को अपने साथ जोड़ सके। इसके लिए वो हमेशा सतर्क रहती थी। कोलकाता में ममता के ऑफिस में उनकी एक तस्वीर लगी थी, जिसमें उनके सिर पर हिजाब की तरह साड़ी का पल्लू दिखता है। Usual things here, for example, I notice this is you reading the namaz. It is the Eid time, iftar. Right. When everybody pray Right. to Allah, Right. that for dua, that give us good sense and all this. Right. So we believe this sarva dharma sadbhava. Right. And what we say that Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody should stay सब है भाई together भाई। and all this. हम सब है भाई। ममता बनर्जी का ये पुराना और पहला ऑफिस है, जो उन्होंने 1998 में बनाया था। यह अलीबाग जेल के पीछे आदि गंगा के बगल में बनाया गया था। सामने से ये मामूली, लेकिन पीछे की तरफ से ऑफिस में एसी लगा था। अंदर कंप्यूटर वगैरह दूसरी आधुनिक चीजें भी मौजूद थी। ममता की राजनीति में सिंबोलिज्म का बहुत महत्व था। ममता कभी भी भद्रलोक वाले मैनरिज्म में नहीं दिखती थी। वो सावधान रहती थी कि उनका चेहरा, मोहरा, कपड़ा लत्ता, घर, गाड़ी ऐसा न हो कि उन्हें सड़क से चलने वाले आम आदमी से अलग कर दे। ममता बनर्जी हमेशा वो हर काम करती थी जिसे आम बंगाली अच्छा समझता है, जैसे पढ़ना, लिखना, पेंटिंग बनाना, यहाँ तक कि संगीत सुनना। इसीलिए जब आप ममता बनर्जी की जर्नी में घुसते हैं तो वहां आपको हर वो चित्र मिलता है जो आम बंगाली के जीवन का हिस्सा है। ममता बनर्जी की जिंदगी में एक बड़ा रहस्य है, वो ये कि वो 34 घंटे लगातार जगती है। मतलब उनका दिन 24 घंटे में खत्म नहीं होता। ममता का दिन 48 घंटे या उससे ज्यादा भी चलता है। In the year 1990, that time my head was heavily injured from head to toe. So from that time there was a big operation and my full head, it is a plastic surgery and all this. So from that time I can't sleep in the night. I see. So but even some people can, of course their habit to sleep after 14 hours or 16 hours or 18 hours, and my cycle is I can sleep after 36 hours. I see. So that is the problem. So whole night what to do, I do something like this. ममता के जीवन का एक विचित्र सच है, वो रात में जागती हैं तो स्केच बनाती हैं, किताब लिखती हैं। अब तक उनकी 1 दर्जन से ज्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उनकी पेंटिंग की आदत तो ऐसी है, जब 2009 में वो दोबारा रेल मंत्री बनी तो दुरंतो नाम की ट्रेन को उनकी पेंटिंग की शक्ल में रंगा गया था। ममता बनर्जी की दुरंतों की कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये बता दें कि ममता बनर्जी ने 2001 के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्होंने बंगाल के पावर स्ट्रक्चर को पंचायत के लेवल से स्कैन करना शुरू किया था। मार्क्सवादी पार्टी ने जब 2001 के विधानसभा चुनाव की समीक्षा की तो उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी पंचायत के हर स्तर पर कब्जा कर रही हैं। वो क्रमबद्ध तरीके से बंगाल के हर गांव में लेफ्ट फ्रंट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इरेज कर रही हैं। पार्टी ने दावा किया इस संघर्ष में 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए, हजारों घर, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। सीपीएम का दावा है कि बंगाल में 24 साल के शासन में उसके 3500 वर्कर शहीद हुए हैं। काडर बेस वाली पार्टी के खिलाफ खड़े होना मुश्किल राजनीति है, वो भी लेफ्ट फ्रंट जैसे दुर्ग पर कब्जा करना और भी मुश्किल था, क्योंकि शहरों में पढ़े लिखे लोग थे। प्रोफेसर, आर्टिस्ट, साहित्यकार से लेकर ट्रेड यूनियन, किसान संघ, टैक्सी, फैक्ट्री ट्रेड यूनियन, हर जगह साम्यवादी संगठन काम करता था।
शहर के मोहल्ले से गांव के घर तक पार्टी की पकड़ मजबूत थी। उनका कंट्रोल ऐसा था कि घरेलू झगड़े में भी आदमी पुलिस से पहले पार्टी के पास जाता था। पार्टी अपने वर्कर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। ऐसे धागे से बंधी पार्टी को तोड़ना एक आश्चर्य जैसा था। ममता ने लेफ्ट के पैरेलल अपना ऐसा ही राजनीतिक जाल बुना था जिसमें वामपंथी दल फंसते चले गए। 2004 लोकसभा चुनाव आ गए। ममता ने चुनाव से ऐन पहले 9 फरवरी 2004 से 22 मई 2004 के लिए करीब 5 महीने तक केंद्र की वाजपेयी सरकार को फिर ज्वाइन किया। इस बार वो केंद्रीय कोयला मंत्री बनी। इसमें भी वेस्ट बंगाल के बड़े वोटर्स को अपने साथ मिलाने की राजनीतिक सोच थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देश की जरूरत का 4% कोयला पैदा होता है। 2004 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एनडीए के साथ उतरी। इस बार केवल वही जीत पाई। संसद में तृणमूल की अकेली सांसद। एनडीए हार गया, यूपीए जीत गया। मनमोहन सिंह नए प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी बहुत पावरफुल बन गई। लोकसभा में स्पीकर बने सोमनाथ चटर्जी, जिनकी पार्टी से ममता लड़ती आई थी। ममता ने संसद में अपना स्ट्रीट फाइटर वाला अवतार फिर लिया। 4/8/2005 लोकसभा में ममता बनर्जी का नया रूप दिखा, जिसमें ममता भयंकर गुस्सा दिखी और निराश होकर रोती हुई भी। ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले अवैध वोटर्स का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। वो गुस्सा गई। सारे कागज उठाकर पीठ पर बैठे डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए और फिर अपनी सीट पर आकर रोने लगी। दो 2004 से 2009 के बीच ममता बनर्जी की राजनीति पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच फंसी रही, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने इन 5 सालों में 3 बड़े आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में किया, जिन्होंने ममता बनर्जी के चाल, चरित्र और चेहरे को बदल कर रख दिया। ममता की पहुंच अब बंगाल के भद्रलोक से लेकर बंगाल के गांव के मजदूर और किसानों तक हो गई। जो मध्यम वर्ग ममता को नाट्यकर्मी मानता था, वो अब दीदी के राजनीतिक वजूद को भी मानने लगा। अब तृणमूल पार्टी मां माटी मानुस की पहचान को मजबूत करने में आगे बढ़ रही थी और साल 2011 इसका इंतजार कर रहा था। 2006 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आए। ममता बनर्जी ने गठबंधन के नाम पर वोटर को भ्रम में रखने की रणनीति को दोहरा दिया। इतना ही नहीं, वो कुछ और आगे बढ़ी। कुछ सीटों पर उन्होंने बीजेपी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी किया। नतीजे आए तो ममता को 30 विधायक मिले, करीब 27% वोट। भारी घाटा हुआ। 2001 की तुलना में 50% विधायक घट गए और वोट शेयर में करीब 4% की कमी आई, जबकि लेफ्ट फ्रंट ने जीत कर रिकॉर्ड तोड़ दिए। 7वीं बार पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन गई। 50% से ज्यादा वोट पर कब्जा किया। माना गया कि ग्रामीण बंगाल पूरी तरह से लेफ्ट फ्रंट के साथ इंटैक्ट है। ममता की राजनीति के लिए ये बहुत ही निर्णायक पल था। माना गया ऊंची छलांग से पहले ममता कुछ कदम पीछे गई हैं। वो कमबैक करेंगी। ममता ने इसे सच साबित कर दिया। 2011 के नतीजे सबूत हैं। 2006 के ठीक 3 साल बाद लोकसभा के चुनाव थे और उसके 2 साल बाद विधानसभा के। 2006 से 2009 के बीच ममता ने टारगेट लॉक कर दिया। ट्रिगर पर उंगली थी। उनका पहला पॉलिटिकल बम गिरा सिंगूर पर। सिंगूर 2006 से 2008 बुद्धदेव की वामपंथी सरकार ने सिंगूर में टाटा कंपनी को नैनो कार का कारखाना लगाने के लिए 1000 एकड़ जमीन दे दी। दावा था ये उपजाऊ जमीन है। किसान इस अधिग्रहण से खुश नहीं है। ममता बनर्जी ने किसानों के हित में बड़ा आंदोलन चलाया। धरने पर बैठ गई, आमरण अनशन किया। केंद्र के नेता पूर्व पीएम ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। सिंगूर आंदोलन से जुड़ी तापसी मलिक की हत्या और रेप ने आंदोलन को इमोशनली ममता के पक्ष में खड़ा कर दिया। लेफ्ट सरकार का क्राइसिस मैनेजमेंट उन पर ही भारी पड़ गया। 2008 में नैनो का कारखाना पश्चिम बंगाल छोड़कर गुजरात के साणंद चला गया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने टाटा को सम्मान के साथ गुजरात में आसरा दिया। मिडिल क्लास की लखटकिया कार का सपना
बंगाल में सिमट गया। लेकिन इस आंदोलन ने ग्रामीण पश्चिम बंगाल, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, कलाकारों, एक्टिविस्ट के बीच में ममता बनर्जी की पहचान और पहुंच को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। नंदीग्राम 2007, बुद्धदेव दास की वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम की 14,000 एकड़ जमीन एक कंपनी को दे दी। कंपनी इसमें एक केमिकल हब बनाना चाहती थी। सरकार की स्टाइल किसानों की समझ में नहीं आई। किसानों को लगा कि उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। नंदीग्राम में वाम दलों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आरोप है कि सरकार के लिए स्थानीय लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ ज्यादती की। शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी के नेता हैं, तब तृणमूल पार्टी में थे, नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद नंदीग्राम आंदोलन भीषण हो गया। ममता बनर्जी तमाम रोक और विरोध के बावजूद पीड़ितों के पास पहुंची। सीपीआईएम इस पूरे विरोध में विलन बनता चला गया और ममता हीरोइन। नंदीग्राम की जमीन भी वापस हुई। 2008 लालगढ़ आंदोलन। पश्चिम बंगाल में जंगल महाल क्षेत्र में आदिवासी विरोध था। पुलिस दमन, विकास की कमी, सुरक्षा बलों की ज्यादती निशाने पर थी। सालबोनी के पास तत्कालीन सीएम बुद्धदेव दास की गाड़ी पर लैंडमाइन से हमला हुआ। 2009 में ऑपरेशन लालगढ़ शुरू हुआ। 2011 के माओवादी नेता किशन जी की मौत के साथ यह खत्म हुआ। किशन जी का आरोप था कि ममता बनर्जी ने इस आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया था, बंगाल से लेफ्ट फ्रंट को खत्म करने के लिए किया। लेकिन ममता कहती है कि किशन जी कौन है? लेफ्ट फ्रंट का साथी। ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे खास बात यह है कि ना तो कोई उनका दोस्त है और ना ही कोई उनका दुश्मन। राजनीतिक बढ़त के लिए सबका साथ, लेकिन अपना विकास उनका मूल मंत्र रहा है। सिंगूर, नंदीग्राम और लालगढ़ ने ममता बनर्जी के बदला नहीं बदल परिवर्तन जैसे नारों का टोन सेट कर दिया। ममता बनर्जी की रीच बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ममता के साथ ग्रास रूट कैडर को जोड़ दिया। लेफ्ट फ्रंट के पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ममता बनर्जी ने ओवरटेक कर लिया और जहां लाल झंडा था वहां पर ममता को जोड़ा, फूल और घास वाले झंडे फहराने लगे। राजनीति ने अपना चक्र पूरा कर लिया और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में सत्ता लेफ्ट से सेंट्रल हो गई। 2009 लोकसभा चुनाव हुए। एक बार फिर यूपीए की सरकार बनी। इस बार ममता ने पश्चिम बंगाल में 19 लोकसभा सीट जीती। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल बना तो ममता बनर्जी कैबिनेट मंत्री बनी। एक बार फिर रेलवे मंत्रालय मिला। अब ममता बैठी दिल्ली में थी, लेकिन ध्यान था प्रदेश में। चूंकि लेफ्ट फ्रंट यूपीए से बाहर था, इसलिए ममता और कांग्रेस ने पक्की दोस्ती कर दी। सोनिया गांधी ने अपनी वेस्ट बंगाल यूनिट को साफ आदेश दिया कि ममता बनर्जी की मदद तन मन धन से की जाए। पश्चिम बंगाल के नगर निकाय और पंचायत चुनाव में ममता की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 2009 से जो चुनाव का दौर शुरू हुआ, उसमें ममता बनर्जी के पार्टी ने एक नारा दिया, चुपचाप फूले चाप। और ममता बनर्जी का पार्टी का सिंबल भी जुड़वा फूल है। और ये नारा लेफ्ट फ्रंट के आक्रमण चुनाव मैनेजमेंट से अपने वोटर और कार्यकर्ता को बचाने के लिए अपनाया गया था। और इसी दौरान ममता बनर्जी ने ऐसे कई पार्टियों के साथ गठबंधन किए जो नेचर से वामपंथी थे, जैसे सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, जिसका एक सांसद चुनाव जीता भी था। फिर ममता बनर्जी ने सांसद में बतौर रेल मंत्री बंगाल के लिए हर मुश्किल कदम उठाए। আমি প্রেসকে বিরুদ্ধে কথা বলবো, আপনারা যদি একটু চুপ করেন। প্রচন্ড রোদ আছে, আমি অনুরোধ করব মেয়েদের ছেড়ে দিন। 2011 पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जो देश के आम आदमी को एक सपने जैसा लग रहा था। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को जीत लिया। सीट, वोट, हर तरह से वामपंथी पार्टियों का पत्ता साफ कर दिया। बंग विजय, मां माटी मानुस। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन केंद्र का रेल मंत्री पद उनकी पार्टी के पास ही रहा। लेकिन रिटेल एफडीआई के मुद्दे पर वो सरकार के खिलाफ थी। ममता ने अपनी राजनीति का रंग ढंग बदल दिया। सड़कों पर चल चल कर विरोध प्रदर्शन करने लगी।
बड़े और विशाल मंच बनाकर उन पर घूम घूम कर भाषण देने लगी। ऐसी नीतियों पर जोर दिया जिसने महिला, किसान और गरीब का कल्याण हो। लेकिन धीरे धीरे देश में माहौल बदलने लगा। यूपीए सरकार पर फैसला न लेने, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। प्रधानमंत्री ने गठबंधन के साथियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। करप्शन के खिलाफ और लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। यूपीए की छवि को गंभीर धक्का लगा। 2014 लोकसभा चुनाव हुए तो यूपीए हार गई, एनडीए जीत गई। बीजेपी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ममता ने एनडीए और यूपी दोनों से समान दूरी बना ली थी। बीजेपी ने राज्यों में विजय को अपना एजेंडा बनाया। पूर्वोत्तर पर विशेष जोर दिया गया। ममता ने भी सत्ता के बाद राज्य के विस्तार पर जोर दिया। ममता ने भी जब पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया तो अब राज्य में अपनी पार्टी के विस्तार पर जोर दिया। बीजेपी के खिलाफ बाहरी पार्टी का नारा लगाया गया। তৃণমূল বিজেপি চোখে দেখতে শস্যের ফুল, বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। এবার বদল নয়, গণতন্ত্রের বদলা চাই। ममता के दल तृणमूल को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 2016 में ही ममता ने अपना दूसरा असेंबली चुनाव जीत लिया। 45% वोट मिले, 211 एमएलए जीते। बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 हो गया, एमएलए 3। लेकिन 2018 के पंचायती चुनाव में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी का पॉलिटिकल परिदृश्य बन गया। अब बंगाल की राजनीतिक लड़ाई से लेफ्ट और कांग्रेस आउट थे। लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच होने लगी। तो 2019 का साल ममता बनर्जी के लिए दो चुनौती लेकर आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 2 से आगे बढ़कर 18 सांसद बना दिए। बंगाल में राज्यपाल के पद पर जगदीप धनखड़ की नियुक्ति हो गई। अब ममता और मोदी की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। कोलकाता में पुल गिरा तो ममता को मोदी ने घेरा। उनके विकास के मॉडल पर सवाल खड़े किए। शारदा चिट फंड घोटाला, रोज वैली चिट फंड घोटाला, नारद स्टिंग ऑपरेशन, शिक्षक भर्ती एसएससी घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, पार्क स्ट्रीट बलात्कार केस पर बार बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टक्कर हुई। शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय जैसे टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में चले गए। बाबुल सुप्रियो बीजेपी से टीएमसी में। दोनों दलों के बीच हिंसक विरोध और प्रतिरोध का दौर शुरू हो गया। सियासत की चालें सड़क पर चली जाने लगी। 2031 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की। 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 से 1700 रुपए का डायरेक्ट मनी ट्रांसफर शुरू किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान ममता को चोट लगी। इसे उन्होंने मुद्दा बना दिया। पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर व्हीलचेयर में बैठ गई। प्रचार किया। अपनी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज को एक बार फिर मजबूत किया। चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी को 48% वोट मिले और 215 एमएलए जीते। लेकिन ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से विधानसभा का चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, चिंता की बात यह भी रही, बीजेपी को 38% वोट मिले और 77 एमएलए जीत गए। अब ममता बनर्जी का राजनीतिक मुकाबला बढ़ने लगा। हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी। बंगाल में बीजेपी को बाहरी दल बताने वाली राजनीति पर जोर दिया गया। बीजेपी ने जवाब में ममता के प्रो मुस्लिम चेहरे को निशाना बनाया। पश्चिम बंगाल की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में आकर सिमट गई है।
सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, प्रतिमा विसर्जन का विवाद हो, रामनवमी की छुट्टी हो, एसआईआर की लिस्ट हो, हर मुद्दा कम्युनल पोलराइजेशन की राह पकड़ने लगा है। राज्यपालों के साथ ममता और सरकार के विवाद अलग लेवल पर चलने लगे हैं। जय श्री राम के नारे सुनकर ममता बनर्जी के भड़कने वाले वीडियोस वायरल होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल का सेक्युलर और कम्युनल लाइन पर डिवाइड होने का दावा होने लगा है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में आकर सिमट गई। ममता बनर्जी ने बंगाल के दीघा में ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम शक्ल बना दिया, तो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। राजनीति पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर आ गई। 2022 में सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। इसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच भीषण संग्राम छिड़ा। राज्यपाल के खिलाफ पुलिस एफआईआर से लेकर राजभवन में पुलिस घुसने तक के विवाद हुए। बीजेपी ने इसे ममता के खिलाफ और ममता ने इसे बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया। 2024 लोकसभा चुनाव हुए। ममता बनर्जी ने एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस के प्रयोग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के हटने के बाद विपक्षी एकता के प्रयास की हवा निकल गई। बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन सरकार फिर एनडीए की बनी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2024 में ममता के सांसद 2019 के 22 से 29 हो गए। वोट भी 3% बढ़ गया। बीजेपी के सांसद घटकर 18 से 12 रह गए। वोट भी करीब 1% कम हो गया। इसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से 2026 के विधानसभा चुनाव की ओर मुड़ गई। आरजी कार रेप केस ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया गया। 2025 में लॉ कॉलेज रेप केस को भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, जिसमें ममता बनर्जी अपने ही बयानों की वजह से काफी डिफेंसिव पोजीशन पर देखी गई। सर और घुसपैठ को हिंदू मुस्लिम की लाइन पर सेट कर दिया गया। अब सब कुछ कम्युनल बाइनरी के इर्द गिर्द ही चलने लगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से बाहर दिल्ली में ममता बनर्जी के सांसदों ने संसद में हर बार बीजेपी और मोदी सरकार को जमकर घेरा। ममता की पार्टी ने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई। हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। देश की आंखों में दस्तक देना भी ममता की राजनीति का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का वकील बनकर आना इसी का परिचय है। ममता बनर्जी मुद्दे के इमोशन को पहचानती हैं और उसे प्ले करती हैं, फिर खुद उसके किरदार में आ जाती है। हर आंदोलन और विरोध ममता बनर्जी का एक किरदार और चित्र तैयार करता है, जिससे उन्हें याद रखा जाता है। जैसे एसआईआर का विरोध करने के लिए वो खुद वकील की भूमिका में आ गई थी। আমার গর্ব যে আমি এই মাটিতে জন্মেছি, কারণ আমরা ছোটবেলায় জন্মে থেকে মা বলতে শিখেছি নিজের ভাষায়, সারে জাহাं से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि कोई लोग तो कफन को डरते हैं और हम कफन को डरते नहीं हैं। कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। यही ममता का पॉलिटिकल फ्लेवर है, स्ट्रीट फाइटर। ममता बनर्जी ने सड़क से संसद तक जो राजनीतिक मानचित्र तैयार किया है, अब उसके सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि अब ममता का भविष्य क्या है, और दूसरा ये कि ममता का उत्तराधिकारी कौन है। ममता को वक्त के साथ दोनों सवालों का जवाब देना होगा। महिला वोटर्स की ताकत उनके साथ है, जो उन्हें केंद्र की राजनीति के लिए मजबूत बनाती है, लेकिन उनके बाद पश्चिम बंगाल में क्या उनका उत्तराधिकारी ममता के करिश्मा को जिंदा रख पाएगा? बड़ा सवाल यह है। रक्षा करबो बांग्लाके, रक्षा करबो बांग्लाके।